हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं सुरेंद्र सियोल एसएम क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। तो जैसा कि आपको विदित होगा कि आज अपनी जो पॉलिटी विषय की है वो 5वीं क्लास है और 5वीं क्लास तक हमने सबसे पहले शुरुआत की थी अपने सिलेबस पर चर्चा से। सिलेबस पर चर्चा करते हुए हमने कुछ जो टर्म्स थी जैसे संप्रभुता राज्य उसके बारे में जानकारी ली थी। उसके बाद हमने जो भारत का जो संवैधानिक इतिहास था 1895 से लगाकर 1946 तक और उसके बाद संविधान सभा से संबंधित कुछ बातें की थी। उसके बाद हमने पढ़ा था कि जो रेगुलेटिंग एक्ट था 1773 से, उसके बाद से जो चार्टर अधिनियम थे उस चार्टर अधिनियम के बाद भारत शासन अधिनियम 1909, 1919 और 1935 वो पढ़े थे। उसके बीच में जो आए थे जैसे साइमन कमीशन है और जो मैग्नोडाल का जो सामुदायिक पंचायत था उसको पढ़ा। उसके बाद पूना पैक्ट समझौता हुआ जो 1932 में पूना की येरवदा जेल में महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच, वो पढ़ा। उसके बाद हमने 1935 का भारत शासन अधिनियम पढ़ा। उसके बाद मैंने आपको पहले बताया था, मैं उसी पे थोड़ी चर्चा करके आपको वापस याद दिला दूं कि अपना जो जो सिलेबस चल रहा था, जो टॉपिक चल रहा था वो था भारत का संवैधानिक इतिहास। उसमें 1935 का अधिनियम हो गया था। 1935 के बाद समय आया था 1940 का। 1940 में आया था अगस्त प्रस्ताव। अगस्त प्रस्ताव, इसमें संविधान शब्द का प्रयोग किया गया था। अगस्त प्रस्ताव में जो प्रस्ताव आया था उसके बाद 1942 में आया था आपके क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन के बाद आपके 1946 में आया था कैबिनेट मिशन और उसी की अनुशंसा पर भारत में संविधान की स्थापना की गई थी। कैबिनेट मिशन आ गया। उसके बाद जो भारत है वो आज़ाद हुआ था सन 1947 को। 15 अगस्त 1947 को भारत को आज़ादी मिली थी। उसके बाद अब हम आगे की कड़ी में बात करते हैं। भारत का जो संवैधानिक इतिहास था उसको हम आगे बढ़ा रहे हैं। अभी हम चर्चा करेंगे कि जो भारतीय संविधान को लेकर जो बैठकें हुई थी, 3 बैठकें हुई थी। मैं आपको पहले वो बता दूं कि प्रथम बैठक, फिर उसके बाद दूसरी बैठक और तीसरी बैठक। ये तीनों बैठकों के बारे में मैं आपको चर्चा कर चुका हूँ विस्तार से। सबसे पहली बैठक हुई थी आपकी 9 दिसंबर 1946, संविधान सभा की बैठक की बात कर रहा हूँ मैं, 9 दिसंबर 1946। दूसरी हुई थी आपकी 11 दिसंबर 1946 और जो तीसरी और जो अंतिम बैठक हुई थी वो हुई थी आपकी 13 दिसंबर 1946। 13 दिसंबर 1946। इसकी हम विधिवत रूप से चर्चा कर चुके हैं कि सच्चिदानंद सिन्हा को जे बी कृपलानी महोदय की अनुशंसा पर सिफारिश पर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। अस्थायी अध्यक्ष बनाने के पीछे जे बी कृपलानी ने, चलो मैं लिख देता हूँ आपको, अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा। और इसकी जो अनुशंसा की थी, सिफारिश की थी कि किसे बनाया जाना चाहिए, सिफारिश वो की थी जे बी कृपलानी ने जो सिफारिश की थी वो की थी वरिष्ठतम के आधार पर, वरिष्ठतम। अब यहाँ पर एक शब्द आया है वरिष्ठतम। वरिष्ठतम शब्द से तात्पर्य ये नहीं है कि जो सबसे उम्र में ज़्यादा है या उम्र दराज है या जो बुजुर्ग है वो वरिष्ठतम नहीं है। वरिष्ठतम शब्द का संविधान में प्रयोग किया जाता है जिसका संवैधानिक इतिहास या जो संविधान में जानकारी रखता है या जो राजनेता है या जो राजनीति में कई वर्षों से सक्रिय है वह वरिष्ठतम कहलाता है। यदि मान लिया जाए कि कोई 65 वर्ष की उम्र में विधायक के लिए दावेदारी करता है और वो उम्मीदवार बन जाता है तो ये जरूरी नहीं है कि वो वरिष्ठतम है। यदि कोई बंदा 21 साल की उम्र में, 25 वर्ष की उम्र में, 30 वर्ष की उम्र में इसमें आगे आपके राजनीति में आ गया, पॉलिटिकल जो पावर है उसके हाथों में आ गई और वो एक कुशल राजनेता बन गया, वो जब तक 65 वर्ष की आयु में होगा तब तक उसका जो अनुभव होगा वो होगा 30 से 35 वर्ष का, उसको वरिष्ठतम का दर्जा दिया जाएगा।
वर्तमान समय में दो शब्द प्रचलित है, एक तो है आपके प्रोटेम स्पीकर, प्रोटेम स्पीकर, और एक है अध्यक्ष। ये दोनों शब्द अलग अलग है। इन दोनों शब्द में किसी भी प्रकार का आप कन्फ्यूजन नहीं रखें, क्योंकि इन दोनों शब्दों का प्रयोग किया जाता है लोकसभा और राज्यसभा में। जब विशेषकर जब नए जो चुनाव होते हैं, जब लोकसभा और विधानसभा के जब नए चुनाव होते हैं, तो उस चुनाव में देखा जाता है कि सबसे पहले एक व्यक्ति को नियुक्त किया जाता है जिसको कहा जाता है प्रोटेम स्पीकर। प्रोटेम स्पीकर को सब जो शपथ दिलाने का काम करते हैं वो है राज्य में राज्यपाल और केंद्र में राष्ट्रपति। और ये प्रोटेम स्पीकर ही अन्य लोकसभा सदस्यों को या विधानसभा सदस्यों को शपथ दिलाने का कार्य करते हैं। अब ये प्रोटेम स्पीकर कौन होते हैं? तो ये प्रोटेम स्पीकर होते हैं वरिष्ठतम सदस्य। वरिष्ठतम सदस्य है जिनका राजनीतिक जो कार्यकाल है, जिनका जो राजनीतिक जीवन है वो सर्वाधिक है, उन्हें वरिष्ठतम का दर्जा दिया जाता है और उन्हें प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया जाता है। प्रोटेम स्पीकर तत्कालीन समय के लिए होता है। जैसे वर्तमान समय में राजस्थान विधानसभा के जो नए चुनाव हुए हैं, उन नए चुनाव में प्रोटेम स्पीकर बनाए गए वासुदेव देवनानी जी को। वासुदेव देवनानी जी वर्तमान समय में राजस्थान विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर है। वहीं अध्यक्ष का चुनाव करते हैं सदस्य अपने में से चूज करते हैं। संविधान में भी इस शब्द का प्रयोग किया गया है, चूज शब्द का, यानी कि चयन करते हैं। सदस्य आपस में मिलकर ये निर्णय करते हैं कि भाई किस व्यक्ति को अध्यक्ष बनाया जाना चाहिए। वो होता है अध्यक्ष और ये होता है वरिष्ठतम होते हैं प्रोटेम स्पीकर। दोनों में अंतर होता है। इसके बाद अपनी जो दूसरी बैठक हुई थी 11 दिसंबर 1946 को भारतीय के नाम संविधान सभा की, उस संविधान सभा की दूसरी बैठक में स्थायी अध्यक्ष बना दिया गया। स्थायी अध्यक्ष बना दिया गया आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, और दो अस्थायी दो उपाध्यक्ष बने गए। ये तो हुए थे आपके निर्वाचित, और दो उपाध्यक्ष बना दिए गए थे। प्रथम उपाध्यक्ष बने थे आपके H.C. मुखर्जी उपाध्यक्ष, और जो सेकंड उपाध्यक्ष बने थे वो अपने राजस्थान से बने थे, V.T. कृष्णामाचारी। कौन थे? V.T. कृष्णामाचारी। कृष्ण नाम में ही शक्ति है। V.T. कृष्णामाचारी ये अपने जयपुर से थे। कहाँ से थे? जयपुर से। V.T. कृष्णामाचारी। अब ये हो गई आपकी प्रथम बैठक और द्वितीय बैठक। अब बारी आती है तीसरी बैठक की। तीसरी बैठक थोड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि तीसरी बैठक की विशेषता यह है कि इस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक प्रस्ताव रखा था। उस प्रस्ताव को कहा जाता है उद्देश्य प्रस्ताव। कैसा प्रस्ताव? उद्देश्य प्रस्ताव। पंडित नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव रखा था और उस उद्देश्य प्रस्ताव में 8 प्रमुख बातें की गई थी। उन 8 प्रमुख बातों को हम अभी विस्तार पूर्वक देखते हैं कि 8 बातें क्या थी। स्पीकर हो गया। हालांकि अगर इस उद्देश्य प्रस्ताव को ध्यानपूर्वक देखा जाए तो वर्तमान में जो संविधान की जो प्रस्तावना है उसकी भूमिका यही तय करता है। उद्देश्य प्रस्ताव। उद्देश्य प्रस्ताव किसने रखा? पंडित नेहरू ने। आप चिंता मत कीजिए, हम जो अपना जो सिलेबस है उसको पूरा करवाएंगे एंड तक, स्टार्ट से एंड तक। जो हमने शुरू किया है वो अंत तक करवाया जाएगा। यदि आप साथ साथ में नोट्स बना रहे हैं तो आप उसे अपनी लैंग्वेज में बना सकते हैं, वीडियो को पॉज कर करके। मैं इसको समझा रहा हूँ, जिस तरीके से मैं समझा रहा हूँ और जिस तरीके से आपको समझ आ रहा है आप उसी तरीके में इसको लिखें। जो इम्पोर्टेंट बात है उसको हाईलाइट कर दें। जैसे मैंने शब्द लिखा उद्देश्य प्रस्ताव, तो उसको हेडिंग बनाए। उद्देश्य प्रस्ताव किसने दिया? पंडित नेहरू ने। कब दिया? तो संविधान सभा की तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946 को। उसके बाद इस उद्देश्य प्रस्ताव में क्या क्या थे उसको लिखें। नंबर एक तो यही होता है कि अपने को क्या चाहिए? स्वतंत्रता। सबसे पहली बात यह है कि स्वतंत्रता चाहिए, संप्रभु चाहिए और भारतीय गणराज्य की स्थापना की जाए। स्वतंत्र, संप्रभु
भारतीय गणराज्य, भारतीय गणराज्य की स्थापना की जाए तथा संविधान का निर्माण किया जाए, ये थी उद्देश्य प्रस्ताव की प्रथम पंक्ति या प्रथम जो बात थी। उसके बाद आता है सबसे जो प्रमुख बात थी वो थी कि स्वतंत्र भारत में निम्नलिखित क्षेत्र सम्मिलित हो। स्वतंत्र भारत में निम्नलिखित क्षेत्र सम्मिलित हो। निम्नलिखित क्षेत्र कौन से है? तो निम्नलिखित क्षेत्र में 4 क्षेत्र बताए गए थे। नंबर 1 ब्रिटिश भारत, नंबर 2 भारतीय राज्य, अर्थात रियासतें, ठीक है। तीसरा था अन्य भारतीय क्षेत्र, अन्य भारतीय क्षेत्र कैसे? जैसे गोवा था, पुडुचेरी था, दमन दीव था, ये जिनके ऊपर ये जो क्या बोलते हैं अंग्रेज थे, जो ब्रिटेन के निवासी थे, उनके अतिरिक्त जैसे फ्रांस के आए थे, डच आए थे, पुर्तगाली आए थे, उन्होंने इन क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया था। ये क्षेत्र भी भारत के क्षेत्र थे, इसलिए यह शब्द प्रयोग किया कि अन्य भारतीय क्षेत्र जो भारत की भूमि में शामिल थे। और चौथा इंपॉर्टेंट था अन्य भारतीय क्षेत्र जो स्वेच्छा से भारत में सम्मिलित होना चाहते हो। इन क्षेत्र को भारत में शामिल किया जाए। किन को? एक तो ब्रिटिश भारत को, दूसरे भारतीय राज्य, और जो भारतीय राज्य अर्थात भारत की रियासत थी। अन्य भारतीय क्षेत्र जिन पर अंग्रेजों के अलावा डच, यूरोपीय, पुर्तगालियों का अधिकार था, वो इसमें शामिल किए जाए। और इसके अतिरिक्त अन्य वे क्षेत्र जो भारत में शामिल होना चाहते हो। जैसे तत्कालीन समय में जब 15 अगस्त 1947 को जब भारत आज़ाद हुआ था, उस समय 2 राष्ट्र निर्माण हो गए। पाकिस्तान के भी 2 भाग किए गए, एक पूर्वी पाकिस्तान, एक पश्चिमी पाकिस्तान। इसलिए यह फैसला लिया गया कि इन भविष्य में ऐसा कुछ होगा, जो भी भारत में शामिल क्षेत्र होना चाहते हैं वो भारत में अपनी स्वेच्छा से हो सकते हैं, उनको पूर्ण स्वतंत्रता दी जाती है। उसके बाद जो प्रमुख प्रावधान था वो था कि राज्यों को स्वायत्तता दी जाए, ऑटोनॉमी कहा जाता है, जैसे इंग्लिश में ऑटोनॉमी दी जाए। ऑटोनॉमी यानी कि स्वायत्तता। इसके बाद जो तीसरा प्रावधान था या उद्देश्य प्रस्ताव की जो तीसरी बात थी वो थी स्वायत्तता की, ऑटोनॉमी की। कहा जाता है ना कि ये तो स्वायत्त शासी संस्था है, ऑटोनॉमस बॉडी है। उसी की बात हम करेंगे कि तीसरी है कि भारतीय राज्यों को स्वायत्तता दी जाए। भारतीय राज्यों को स्वायत्तता दी जाए एवं अवशिष्ट शक्तियाँ राज्यों में निहित हो। यह जानकारी किस में मिलती है? भारतीय राज्यों को स्वायत्तता दी जाए। भारत के जो राज्य है उनको स्वायत्तता देनी है, ना कि भारत के केंद्र को देनी है। भारतीय राज्यों को स्वायत्तता दी जाए एवं जो अवशिष्ट शक्तियाँ है वो राज्य में निहित की जाए। इसके बाद है इम्पोर्टेंट बात यह है कि लोकतंत्र की स्थापना हो। किसकी स्थापना हो?
लोकतंत्र की स्थापना, लोकतंत्र की स्थापना, स्थापना की जाए। किसकी स्थापना की जाए? लोकतंत्र की स्थापना, अर्थात भारत में जो शक्तियों का स्रोत है वो जनता हो। लोकतंत्र, लोकतंत्र शब्द से मैंने आपको अच्छी तरह से परिचित करवा दिया। इससे तात्पर्य ये है कि जो भारतीय संविधान है, भारतीय संविधान का स्रोत जनता हो। भारतीय संविधान का स्रोत जनता हो, स्रोत जनता हो। या यूं कहे तो भारतीय संविधान की जगह ये से लिखा है कि भारतीय शक्ति, भारतीय शक्तियों का, भारतीय शक्तियों का स्रोत जनता हो। उसके बाद इम्पोर्टेंट बात आती है नंबर 5 पर, प्रत्येक नागरिक को या भारतीय नागरिक को, किसे? भारतीय नागरिक को 3 प्रकार के न्याय। यहाँ आप ध्यान से समझते रहिएगा, क्योंकि मैं इसको पूरे को डिवाइड बाई करके समझा रहा हूँ, एकदम सविस्तार पूर्वक समझा रहा हूँ। भारतीय नागरिकों को न्याय, सबसे पहला न्याय आता है सामाजिक। अगर आपको समाज में न्याय मिला तो आपके पास होगा आर्थिक, तब आपको चाहिए आर्थिक न्याय, आर्थिक न्याय। और बिना सामाजिक और आर्थिक न्याय के आप राजनीतिक न्याय की कल्पना भी नहीं कर सकते हो। उसके बाद आता है आपके राजनीतिक न्याय, ये हो गया आपके राजनीतिक न्याय। उसके बाद आती है आपके स्वतंत्रता। स्वतंत्रता का उल्लेख यहाँ पर किया गया था, 8 प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख। स्वतंत्रता, स्वतंत्रता कौन कौन सी? सबसे पहले विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, धर्म, उपासना, विश्वास, धर्म, उपासना, विश्वास। इसके अतिरिक्त आपको स्वतंत्रता की बात की गई थी कार्य, व्यवसाय एवं संघ निर्माण, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 3 प्रकार का न्याय, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। 8 प्रकार की स्वतंत्रता, विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, उपासना, विश्वास, कार्य और व्यवसाय और संघ निर्माण, जो विधि व नैतिकता के दायरे में। इसके बाद शब्द लिखा गया है विधि एवं नैतिकता के दायरे में, विधि व नैतिकता के दायरे में। भारतीय नागरिकों को, जो भारत के नागरिक हैं उनको, मतलब यानी कि भारत के जितने भी नागरिक हैं, भारत के सभी नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, उपासना, विश्वास, कार्य, व्यवसाय, संघ निर्माण की विधि व नैतिकता के दायरे में स्वतंत्रता। इसके बाद आती है, स्वतंत्रता के बाद आती है समता। से एक शब्द सुना होगा आपने, समता। समता का अर्थ होता है समानता, इक्वलिटी, समानता। ये इसी के बाद का पार्ट है समानता। सबसे पहले समता किस बात की? प्रतिष्ठा, अवसर एवं विधि के समक्ष, सुनिश्चित हो। भारतीय नागरिकों को, भारत के सभी नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, उपासना, विश्वास, कार्य, व्यवसाय एवं संघ निर्माण की विधि व नैतिकता के दायरे में स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा, अवसर और विधि के समक्ष क्षमता सुनिश्चित हो। ये थी आपके उद्देश्य प्रस्ताव की 5वीं प्रमुख बात। उसके बाद आता है संरक्षण। क्या आता है? संरक्षण। ये वैसे मैं एक अकॉर्डिंग टू द नोट्स ही लिखा रहा हूँ, अगर आप लिखना चाहो तो आराम से लिख सकते हो। ये हो गई 5 के बाद आती है आपके छठी जो
बात कही गई थी उद्देश्य प्रस्ताव में वो थी हितों का संरक्षण। अब किन के हितों का संरक्षण हो? हितों का संरक्षण की बात की गई थी, 3 प्रकार के हितों का संरक्षण, अर्थात निम्न के हितों का संरक्षण। निम्न के हितों का संरक्षण हो। अब निम्न किन का? नंबर 1 अल्पसंख्यक। अल्पसंख्यक के हितों का संरक्षण हो, भाषाई आधार पर, जातिगत आधार पर, जनगणना के आधार पर। दूसरा था अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्र। अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्र। एक तो था आपके अल्पसंख्यक का, दूसरा था आपके अनुसूचित व जनजातीय क्षेत्र, या यूं कहे कि भाई पिछड़े एवं जनजातीय क्षेत्र, और तीसरा था सामाजिक रूप से पिछड़े एवं सामाजिक रूप से पिछड़ा वर्ग। सामाजिक रूप से पिछड़ा एवं वंचित वर्ग। निम्न के हितों का संरक्षण हो। किन का हितों का संरक्षण हो? तो अल्पसंख्यकों का, अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्र के जो पिछड़े हुए व्यक्ति है उनका, और सामाजिक रूप से पिछड़ा एवं वंचित वर्ग है उनके हितों का संरक्षण हो। ये हो गए अपने उद्देश्य प्रस्ताव के 7 प्रमुख महत्वपूर्ण बिंदु। उसके बाद बारी आती है 7वें नंबर की, और 7वें नंबर की विशेषता ये है कि जो भारतीय राज्य क्षेत्र में अखंडता थी उसको बनाए रखना, अर्थात भारतीय राज्य क्षेत्र की अखंडता को बनाए रखना। भारतीय राज्य क्षेत्र की अखंडता को बनाए रखना तथा थल, जल एवं नभ आकाश में संप्रभुता स्थापित करना, या संप्रभुता बनाए रखना, या संप्रभुता का गठन हो। उसके बाद अपना जो है उद्देश्य प्रस्ताव की जो अंतिम बात है वो 8वीं बात है कि भारत का विश्व में जो विशिष्ट स्थान है, भारत का विश्व में विशिष्ट स्थान, भारत का जो विश्व में जो विशिष्ट स्थान है उसको बनाए रखना। भारत का विश्व में विशिष्ट स्थान बनाए रखना तथा विश्व में शांति एवं मानव कल्याण को बनाए रखना, एवं मानव कल्याण बनाए रखना। यह था आपका उद्देश्य प्रस्ताव, जिसको हमने सविस्तार से पढ़ लिया है, जिसकी प्रमुख 8 जो बातें थी वो इस प्रकार है। अब उद्देश्य प्रस्ताव के बाद जो प्रमुख घटना थी उसको हम आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहले मैं आपको वापस एक बार रिवीजन करवा दूं। उद्देश्य प्रस्ताव किसने दिया? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। कब दिया? संविधान सभा की 3री बैठक में। संविधान सभा की 3री बैठक कब हुई? 13 दिसंबर 1946 को। 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव में प्रमुख कितनी बातें कही गई थी? तो 8 प्रकार की 8 बातें कही गई थी। 8 बातों में विशेष बात थी न्याय, स्वतंत्रता और समता। 3 प्रकार का न्याय, 8 प्रकार की स्वतंत्रता और 3 प्रकार की समता की बात कही गई थी। विशेष बात थी संप्रभुता की, अखंडता की, और निम्न 3 के हितों के संरक्षण की बात थी। उसके अतिरिक्त प्रमुख बात यह थी कि जो भारतीय राज्य क्षेत्र में कौन कौन से क्षेत्र सम्मिलित होंगे उसकी भी जानकारी इस उद्देश्य प्रस्ताव में थी। अभी हम आगे बढ़ते हैं उद्देश्य प्रस्ताव से, और उद्देश्य प्रस्ताव से आगे बढ़ेंगे।
उद्देश्य प्रस्ताव। उद्देश्य प्रस्ताव से आगे बढ़ते हुए मैं आपको बता दूं कि जो भारत का जो संविधान था, जो संविधान सभा थी, संविधान सभा में केवल पुरुष ही नहीं थे, महिलाएं भी थी। ठीक है। और इस संविधान सभा में जो सम्मिलित महिलाएं थी वो थी 15 महिलाएं। और अक्सर यूपीएससी और आरपीएससी ने इन 15 महिलाओं में से प्रश्न पूछा है, क्योंकि तत्कालीन समय में महिलाओं का ऊपर उठकर राजनीति में आना एक बहुत बड़ी बात थी। वर्तमान समय में भी महिलाओं को दबा दिया जा रहा है, उनके जो उनका जो सशक्तिकरण है वो नहीं हो पा रहा है। कई स्तर पर जो जागरूक व्यक्ति है या जो समझदार व्यक्ति है, जिनको शिक्षा का ज्ञान है या जो शिक्षा ग्रहण कर चुके हैं, वो लगभग महिलाओं को स्वतंत्रता दे रहे हैं, लेकिन अभी भी पिछड़े वर्गों में इस प्रकार की स्वतंत्रता नहीं है। तत्कालीन समय में देखा जाए तो उस समय में परिस्थितियाँ कुछ जो थी वो अनुकूल नहीं थी, और परिस्थितियों के अनुकूल नहीं होने के कारण 15 महिलाएं जो संविधान सभा में चुनकर आई थी वो एक प्रमुख विशेष बात थी। और उन महिलाओं के 15 महिलाओं के नाम इस प्रकार है। कई बार कथन निष्कर्ष में प्रश्न पूछ लिया जाता है, या कई बार सीधा प्रश्न पूछ लिया जाता है कि निम्न में से कौन सी महिला शामिल थी या निम्न में से कौन सी महिला शामिल नहीं थी। अब सम्मिलित महिलाएं थी वो थी 15 महिलाएं। सम्मिलित महिलाएं सम्मिलित महिलाएं कौन सी थी? तो सम्मिलित महिलाएं थी 15 में नंबर 1 पर थी अम्मू स्वामीनाथन। नंबर 2 पर थी आपके हंसा जीवराज मेहता। हंसा जीवराज मेहता के बाद आपके थी दुर्गाबाई देशमुख के बाद आपके थी 2 रॉय थी, अरुणा रॉय और रेणुका रॉय। 2 रॉय थी, अरुणा रॉय और रेणुका रॉय। उसके बाद आपकी थी पूर्णिमा बनर्जी। सुचेता कृपलानी, नाम ये आपको कई बार सुना हुआ नाम है, सुचेता कृपलानी के बाद थी आपके सरोजनी नायडू। ये भी अक्सर आपने कई बार नाम सुना होगा, सरोजनी नायडू। उसके बाद आपके आती है जो थी एनी मास्क्रीन। ये हो गया आपके 9 महिलाएं। एनी मास्क्रीन के बाद थी आपके दक्षिणी वेलायुथन, 10 नंबर पर दक्षिणी वेलायुथन। दक्षिणी वेलायुथन। उसके बाद आपके जो प्रमुख महिलाएं थी वो सबसे पहले ये देखी जाएगी अम्मू स्वामीनाथन। ये ऐसा लग रहा है कि जैसे साउथ इंडिया से बिलोंग किया जा रहा है। हंसा जीवराज मेहता, दुर्गाबाई देशमुख, अरुणा रॉय, रेणुका रॉय। फिर उसके बाद आती है आपकी पूर्णिमा बनर्जी, सुचेता कृपलानी, सरोजनी नायडू, एनी मास्क्रीन। और उसके बाद आपकी आती है बेगम एजाज रसूल, कमला चौधरी, मालती चौधरी, बेगम एजाज रसूल। 2 आती है आपके चौधरी, मालती चौधरी। और मालती चौधरी के अतिरिक्त 3 महिलाएं और थी, वो थी कमला चौधरी, विजय लक्ष्मी पंडित और राजकुमारी अमृत कौर। मालती चौधरी, कमला चौधरी, फिर है राजकुमारी अमृता कौर, राजकुमारी अमृता कौर। और एक जो इम्पोर्टेंट नाम आ जाता है वो आ जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल की बहन, सरदार वल्लभ भाई पटेल नहीं, पंडित जवाहरलाल नेहरू की बहन विजय लक्ष्मी पंडित।
ये कुल 15 महिलाएं थी जो इस संविधान सभा थी उसमें शामिल थी। अमू स्वामीनाथन, हंसा जीवराज मेहता, दुर्गाबाई देशमुख, अरुणा रॉय, रेणुका रॉय, पूर्णिमा बनर्जी, सुचेता कृपलानी, सरोजनी नायडू, एनी मास्करीन, दक्षिणी वेलायुतन बेगम, एजाज रसूल, मालती चौधरी, कमला चौधरी, राजकुमारी अमृता कौर और विजय लक्ष्मी पंडित। यहाँ पर एक जो लाइन है वो लिखी जाए तो भी उसमें कोई कम पेशी नहीं होगी, वो है कि मारी छोरिया भी छोरा से कम है के, छोरा से कम है के। इस प्रकार ये जो 15 महिलाएं थी उसका हमने जिक्र किया। 15 महिलाओं के बाद हम अपनी जो कक्षा को आगे बढ़ाते हैं और आगे बढ़ाते हुए संविधान सभा की प्रमुख समितियों की बात करते हैं। प्रमुख समितियां। प्रमुख संविधान सभा की प्रमुख समितियां, विशेषकर समितियां थी, उनमें समितियों में जो प्रमुख पकड़ थी वो तो थी आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल की। प्रथम समिति है आपके संघीय संविधान समिति, संघीय संविधान समिति। दूसरी समिति है आपके संघीय शक्ति समिति, शक्ति समिति। और तीसरी आपके है भारतीय राज्य समिति, भारतीय राज्य समिति। और इन तीनों के जो प्रमुख जो अध्यक्ष थे वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित नेहरू। ठीक है। पंडित नेहरू के बाद आती है आपके जो प्रमुख समिति है वो है प्रांतीय संविधान समिति। अब संघ में संविधान है तो प्रांत में भी संविधान होगा। प्रांतीय संविधान समिति, प्रांतीय संविधान समिति। इस बात पर एक बहुत अच्छी लाइन याद आ रही है कि अगर उपखंड में कोई पद खाली हो तो एसडीएम ले लेता है, जिले में अगर कोई पद खाली हो तो डीएम ले लेता है, राज्य में अगर कोई पद खाली हो तो सीएम ले लेता है, और अगर केंद्र में कोई पद खाली हो तो पीएम ले लेता है। इसीलिए कहा गया कि पीएम, सीएम, डीएम और एसडीएम ये सबसे पावरफुल व्यक्ति होते हैं। और मुझे आशा है कि जो भी इस पद पर है वो सबसे गौरवान्वित पद है, उसको अपने गौरव को महसूस कर रहा है, क्योंकि ये एक प्रशासनिक पद है और इसमें वो जो क्षेत्र होता है वो पूरा उसके हाथों में होता है, यानी कि उसकी कलम के नीचे वो पूरा का पूरा प्रशासन संचालित होता है। उसके बाद आती है आपके प्रांतीय संविधान समिति के बाद आती है अल्पसंख्यक समिति, अल्पसंख्यक समिति। अल्पसंख्यक समिति के बाद आती है आपके मूल अधिकार समिति। अभी आप बोल रहे हो ना वो तुम्हारा अधिकार है, वो उसकी शुरुआत यहाँ से हो रही है, मूल अधिकार समिति, और तुम्हारा हक है, मूल अधिकार समिति। उसके बाद आती है आपके बाह्य या आंशिक बाह्य क्षेत्र समिति, बाह्य या आंशिक बाह्य क्षेत्र समिति, आंशिक बाह्य क्षेत्र समिति। और उसके बाद आती है आपके अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्र समिति, अनुसूचित एवं जनजातीय समिति। ये 5 समिति थी, प्रांतीय संविधान समिति, अल्पसंख्यक समिति, मूल अधिकार समिति, बाह्य या आंशिक बाह्य क्षेत्र समिति और अनुसूचित व जनजातीय क्षेत्र समिति। इन 5 के अध्यक्ष थे वो थे सरदार पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्हें अजय लौह पुरुष कहा जाता है।
ये थे प्रमुख जो समितियाँ थी, जिसमें से 3 समिति के अध्यक्ष आपके हो गए संघीय संविधान समिति, संघीय शक्ति समिति, भारतीय राज्य समिति के पंडित नेहरू, प्रांतीय संविधान समिति, अल्पसंख्यक समिति, मूल अधिकार समिति, बाह्य आंशिक बाह्य क्षेत्र समिति और अनुसूचित एवं जनजातीय समिति के अध्यक्ष हो गए सरदार वल्लभ भाई पटेल। उसके बाद कुछ और भी समितियाँ थी जिनके जो प्रमुख अध्यक्ष थे वो इस प्रकार हैं। एक तो थी आपके कि भाई आपने ये समितियाँ बना तो दिए, संविधान सभा बना तो दिए, संविधान सभा पे कोई निगरानी रखने वाला भी तो होना चाहिए ना। तो इसके ये एक समिति बनेगी 9 नंबर है शायद, है ना, संविधान सभा गतिविधि जांच समिति, गतिविधि जांच समिति, जिसके अध्यक्ष बनाया गया था जीवी मावलकर को, जीवी मावलकर को। उसके बाद एक समिति, एक आयोग, जो समिति थी वो बनाई गई थी एडहॉक समिति, एडहॉक समिति। एडहॉक समिति का गठन क्यों किया जाता है आपको पता है? एडहॉक समिति का गठन किया जाता है किसी भी प्रकार की आपदा के समय या किसी भी प्रकार की ऐसी घटना या ऐसी समय कुछ विशेष जानकारी या विशेष तथ्य जिसके बारे में निर्णय लेने के लिए एक विशेष रिपोर्ट होनी अनिवार्य है। बिना रिपोर्ट के आप उस पर फैसला नहीं ले सकते हो। तो ये एडहॉक समिति बनाई गई थी राष्ट्रीय ध्वज हेतु। किस लिए बनेगी? राष्ट्रीय ध्वज हेतु। मुझे आवाज़ नहीं सुनाई दे रही है, जोर से बोलो। किस लिए बनेगी? राष्ट्रीय ध्वज हेतु। इसके अध्यक्ष बनाए गए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। किसको बनाया गया? इसका अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। उसके बाद एक आयोग बना था, भारतीय नहीं था, प्रांतीय था, प्रांतीय भाषाई आयोग। और इस प्रांतीय भाषाई आयोग का अध्यक्ष बनाया गया था एस.के. धर को। एक और समिति बनी थी, उसका नाम था व्यवसाय समिति, व्यवसाय समिति। और इस व्यवसाय समिति का अध्यक्ष बनाया गया था टी.टी. कृष्णामाचारी। किसे बनाया गया इसका अध्यक्ष? इसका अध्यक्ष बनाया गया टी.टी. कृष्णामाचारी को। इस प्रकार ये जो प्रमुख संविधान की जो समितियाँ थी वो 12 समितियाँ थी। एक तो थी व्यवसाय समिति। व्यवसाय समिति के आपके जो थे वो थे आपके डॉक्टर के.एम. मुंशी। मैंने माफ़ कीजिएगा गलत दिखा दिया है। ये थी बिजनेस समिति और बिजनेस समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर के.एम. मुंशी। डॉक्टर के.एम. मुंशी। गलती हो जाती है, इंसान से होती है। बिजनेस समिति के अध्यक्ष जो अध्यक्ष बनाया गया था वो बनाया गया था आपके डॉक्टर के.एम. मुंशी को। और एक और समिति बनाई गई थी, ये आखिरी समिति, हालांकि उप समिति थी, उप समिति से प्रश्न आया नहीं है। एक थी ड्राफ्ट समिति। जो ड्राफ्ट समिति थी, जो प्रारूप समिति थी, ड्राफ्ट समिति का परीक्षण, ड्राफ्ट समिति का परीक्षण करने हेतु निर्मित समिति, करने हेतु निर्मित समिति। और इस समिति का अध्यक्ष बनाया गया पंडित जवाहरलाल नेहरू को। ये थी अपने जो प्रमुख जो समितियाँ थी, कुल 13 समिति थी। संविधान सभा की गतिविधियों की जांच हेतु बनेगी जीवी मावलकर के नेतृत्व में। एडहॉक समिति बनेगी राष्ट्रीय ध्वज हेतु डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नेतृत्व में। भारतीय भाषाई आयोग का गठन किया गया एस.के. धर के नेतृत्व में। इसे धर आयोग भी कहा जाता है। उसके बाद बिजनेस समिति बनेगी डॉक्टर के.एम. मुंशी के अध्यक्षता में। और ड्राफ्ट समिति का परीक्षण करने हेतु निर्मित समिति का अध्यक्ष बनाया गया पंडित जवाहरलाल नेहरू को। इसके बाद मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण बिंदु बता रहा हूँ, आप उसको नोट करके लिखेंगे। तो नोट ये है कि मैं आपको 3 नोट लिखाऊंगा। कितने नोट? 3 नोट। और 3 नोट ये सबसे विशेष आएंगे। विशेष इसलिए आएंगे क्योंकि ये फैक्ट हर कहीं नहीं मिलते हैं, जिसके लिए आपको काफ़ी माथाफोड़ी करनी पड़ती है। नंबर 1 पर है संविधान सभा का सचिव। संविधान सभा
सचिव, ये नोट करके लिखेंगे आप, ठीक है। संविधान सभा का सचिव, पहली बात ये है। उसके बाद है संविधान का अक्षरांकन, कि भाई संविधान को लिखा किसने था। संविधान अक्षरांकन, और उसके बाद संविधान का हिंदी सुलेखन। जो संविधान लिखा गया था वो अंग्रेजी में था, लेकिन संविधान का हिंदी सुलेखन किया गया और वर्तमान में हम उसको पढ़ रहे हैं। सबसे पहले संविधान सभा का सचिव बनाया गया, जो बनाया गया था वो बनाया गया था HBR अय्यंगार को। किसे? HBR अय्यंगार को। उसके बाद जो संविधान का अक्षरांकन किया था वो नाम आता है प्रेम बिहारी और नारायण रायजादा, दो जनों ने मिलकर किया था, नारायण रायजादा। उसके बाद इसका संविधान सभा का हिंदी सुलेखन अगर बात की जाए तो हिंदी सुलेखन किसका किया जाता है? वेदों का। वेद जो थे प्राचीन काल में, उन वेदों में कई प्रकार की जानकारियाँ दी थी। वर्तमान समय में देखा जाए तो जो यूपी वाला क्षेत्र है, जो ब्रज क्षेत्र है, उसमें सबसे ज़्यादा हिंदी बोली जाती है। और हिंदी में अगर नाम आए तो श्री कृष्ण का नाम आएगा, और श्री कृष्ण बिना हिंदी के नाम आ ही नहीं सकता। तो हिंदी श्री कृष्ण का नाम आएगा तो उससे हम ये बना सकते हैं कि बसंत कृष्ण वेद, बसंत कृष्ण, क्योंकि कृष्ण तो थे वो यदुवंशी थे और यदुवंशियों को वेदों का ज्ञान था। और कृष्ण का जो यादव वंश है, वो जो ब्रज क्षेत्र है, उसमें सर्वाधिक हिंदी भाषा का प्रयोग किया जाता है। इसीलिए बसंत कृष्ण वेद ने संविधान का हिंदी सुलेखन किया, संविधान का अक्षरांकन किया। आपके प्रेम बिहारी और नारायण रायजादा ने संविधान सभा के जो सचिव बनाए गए थे वो बनाए गए थे HBR अय्यंगार को। ये हो गई आपकी प्रमुख जानकारी। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि जो संविधान सभा है उसमें एक व्यक्ति की नियुक्ति की गई थी। किसकी नियुक्ति की गई थी वो मैंने शुरुआत में बताया था कि एक व्यक्ति की नियुक्ति की गई जिसने संविधान का पूरा प्रारूप तैयार किया था। उसके बारे में अभी हम चर्चा करते हैं। एक नाम आता है आपके, ये समितियाँ हो गए हैं, एक नाम आता है आपके VN राव। VN राव कौन थे ये VN राव? मैंने आपको बताया था, शायद आप में से काफ़ी जने भूल चुके होंगे इसको। तो VN राव थे भारतीय संविधान के संवैधानिक सलाहकार। संवैधानिक सलाहकार थे। इन्होंने जो भारत का जो संविधान, इन्होंने पहली बात, विशेष बात, जो संवैधानिक सलाहकार इसीलिए बनाया गया क्योंकि इन्होंने बर्मा का संविधान लिखा था। और संविधान के सलाहकार के रूप में इन्होंने भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप पेश किया था। संविधान का प्रथम प्रारूप प्रस्तुत किया था। क्या किया था? प्रस्तुत किया था। और जो अंतिम प्रारूप था, कौन सा प्रारूप? अंतिम प्रारूप जो प्रस्तुत किया था वो किया था प्रारूप समिति ने। अब हम देखते हैं कि VN राव थे, भारतीय संवैधानिक सलाहकार थे। संविधान का जो प्रथम जो प्रारूप था उन्होंने प्रस्तुत कर दिया, अंतिम प्रारूप कर दिया प्रारूप समिति ने। अब हम देखते हैं कि प्रारूप समिति थी क्या, एक्चुअल में रियलिटी क्या थी प्रारूप समिति के पीछे। प्रारूप समिति, इसका गठन किया गया था 29 अगस्त 1946 को। माफ़ कीजिए, 46 नहीं, 46 में तो 13 दिसंबर तक तो बैठ गई हो गई थी। 23 अगस्त 1947 को। किसकी अध्यक्षता में? तो इसकी अध्यक्षता की थी भीमराव अंबेडकर ने। BR अम्बेडकर ने, भीमराव अंबेडकर ने प्रारूप समिति की अध्यक्षता की थी। इसमें कुल 1+6
1+6 का फॉर्मूला है, यानी कि एक अध्यक्ष के अतिरिक्त 6 अन्य सदस्य थे। अब 6 सदस्य कौन कौन से थे, तो अब हम बात करते हैं सदस्यों की। गोपाल स्वामी अय्यर नंबर 1, गोपाल स्वामी अय्यर। नंबर 2 पर थे कृष्णा स्वामी अय्यर, कृष्णा स्वामी अय्यर। तीसरे पे थे के एम मुंशी, कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी। उसके बाद चौथा नंबर आता है आपके मोहम्मद सादुल्ला, मोहम्मद सादुल्ला। उसके बाद आते हैं आपके एन माधवराव, एन माधवराव। एन माधवराव जो थे वो किसकी जगह आए थे, तो वो आए थे आपके बी एल मित्र की जगह। किसकी जगह आए थे, बी एल मित्र की जगह, बी एल मित्र की जगह। जो बी एल मित्र थे इन्होंने त्याग पत्र दिया था। क्या दिया था, त्याग पत्र। और त्याग पत्र किस वजह से दिया था, तो इन्होंने कहा था कि मेरे जो स्वास्थ्य है वो सही नहीं है और मैं त्याग पत्र देता हूँ। तो जो बी एल मित्र थे उन्होंने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए त्याग पत्र दे दिया। उनकी जगह आपके आगे एन माधवराव। उसके बाद आते हैं आपके वी टी कृष्णमाचारी, वी टी कृष्णमाचारी। वी टी कृष्णमाचारी कौन थे, तो वी टी कृष्णमाचारी वो थे जो राजस्थान से थे, प्रमुख रूप से जयपुर से थे, राजस्थान के जयपुर से थे। और वी टी कृष्णमाचारी ने डीपी खेतान का स्थान लिया था। किसका, डीपी खेतान का स्थान लिया था। डीपी खेतान का स्थान क्यों लिया था, तो डीपी खेतान की हो गई थी मृत्यु। अब डीपी खेतान कौन है, तो डीपी खेतान वो व्यक्ति थे जिन्होंने मारवाड़ियों का समर्थन किया था, मारवाड़ियों का समर्थन। जो हम मारवाड़ी हैं, मारवाड़ियों का इन्होंने समर्थन किया था। मारवाड़ियों का समर्थन कहाँ किया था, तो मारवाड़ियों का समर्थन किया था संविधान सभा में, लोकसभा में, कि नौकरियों में मारवाड़ीकरण किया जाए और जो मारवाड़ी थे उन लोगों को ज़्यादा वरीयता दी जाए। डीपी खेतान ने किया था, लेकिन उनकी कोशिश असफल रही थी क्योंकि वो मृत्यु को प्राप्त हो गए थे। अब इसमें एक आपको विशेष बात बताऊं, एक इम्पोर्टेंट बात, संविधान सभा प्रारूप समिति के सदस्यों का नाम याद रखने का एक तरीका बताता हूँ, साधारण तरीका बताता हूँ। साधारण तरीका ये है कि इसमें सभी नाम कृष्ण के, किसके नाम है, कृष्ण के। कृष्ण भगवान श्री कृष्ण के नाम है। कैसे, गोपाल, भगवान श्री कृष्ण का नाम, कृष्णा, कृष्णा का नाम। के एम मुंशी, के एम मुंशी का पूरा नाम था कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी, तो कन्हैया कृष्ण का नाम। उसके बाद आता है आपके एन माधवराव, माधव आपके कृष्ण का नाम, कृष्णमाचारी कृष्ण का नाम। एक आपके अपवाद स्वरूप नाम है मोहम्मद सादुल्ला, वो आपको याद करना पड़ेगा। बाकी तो गोपाल स्वामी अय्यर, कृष्णा स्वामी अय्यर, के एम मुंशी, एन माधवराव और वी टी कृष्णमाचारी, मोहम्मद सादुल्ला एक अतिरिक्त थे। बी एल मित्र ने ज़्यादा दिक्कत की। बी एल मित्र में एक श्री कृष्ण का नाम नहीं था। श्री कृष्ण ने कहा जाओ तुम्हारी तबीयत खराब, और इनका स्वास्थ्य हो गया खराब, इन्होंने दे दिया त्याग पत्र। डीपी खेतान ने कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण की बात नहीं मानी, तो कृष्ण ने कहा कि तू बहुत अच्छा है, आप बहुत अच्छे इंसान हो और आप मेरे पास आ जाओ, आपकी वहाँ पर किसी प्रकार की कोई आवश्यकता नहीं है। तो डीपी खेतान को भगवान श्री कृष्ण ने अपने पास ही बुला लिया। जो पीछे बचते हैं वो है आपके सभी के सभी भगवान श्री कृष्ण के नाम। उसके बाद आपको जो आगे है वो चलते हैं कि प्रारूप समिति ने कितने देशों के संविधान का अध्ययन किया था, तो 60 देशों के संविधान का अध्ययन किया था। अगर लाइन लिखनी हो तो ये होती है कि प्रारूप समिति ने कुल 60 देशों का अध्ययन करके भारतीय संविधान का निर्माण किया गया था। अब संविधान निर्माण कर दिया प्रारूप समिति ने, तो प्रारूप समिति ने अपना ड्राफ्ट 3 बार दिया है। कब कब दिया है, तो मैं बताता हूँ। प्रारूप समिति 29 अगस्त 1947 को बनी भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में, जिसमें कुल 6 सदस्य थे भगवान श्री कृष्ण के नाम वाले। और उसी को उसने जो दी थी अपनी रिपोर्ट दी थी, वो 3 बार दी है। प्रथम है आपके 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948। इसमें परिचय और प्रारूप
कि भाई ये संविधान का परिचय है और ये संविधान का प्रारूप है। सामान्य चर्चा चली थी 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 तक। उसके बाद होती है दूसरी बैठक प्रारूप समिति की हो, संविधान सभा की नहीं कह रहा हूँ मैं। संविधान सभा की तो इसकी गिनती नहीं कर सकते क्योंकि कई बैठकें हो चुकी थी। प्रथम द्वितीय और तृतीय हमने पढ़ ली थी। प्रारूप समिति की प्रथम बैठक थी ये, और प्रारूप समिति की प्रथम बैठक के बाद दूसरी बैठक होती है आपके 15 नवंबर को। 15 नवंबर 1948 को बैठक होती है, जो बैठक चलती है 17 अक्टूबर 1949 तक। 17 अक्टूबर 1949 तक। ये सबसे सर्वाधिक लंबी बैठक थी। कारण था 11 महीने का वक्त लगा था, इसको वक्त लगा आपके 11 माह का। और इसमें जो संविधान जो तैयार किया था उसके 22 खंड किए गए थे। कितने खंड? 22 खंड। और 22 खंडों पर विस्तार से चर्चा हुई थी, विस्तार पूर्वक चर्चा, विस्तार पूर्वक चर्चा। और इसमें जो संशोधन करने थे वो किए गए थे। प्रथम बैठक प्रारूप समिति की प्रथम बैठक 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 तक चली, जिसमें इसका केवल परिचय दिया गया और प्रारूप प्रस्तुत किया गया। प्रारूप समिति ने अपनी दूसरी रिपोर्ट दी थी। जो रिपोर्ट बैठक हुई थी प्रारूप समिति की दूसरी बैठक वो हुई थी 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक। ये सर्वाधिक लंबी थी। सर्वाधिक लंबी क्यों थी? क्योंकि 11 महीने चली। 11 महीने चली है तो इसका मतलब कुछ विशेष हुआ होगा। तो विशेष ये हुआ है कि 22 खंड थे इसके। 22 खंडों में भारतीय संविधान को तोड़ा गया और प्रत्येक खंड पर विस्तार पूर्वक चर्चा की गई। तो चर्चा हो गई दूसरी बैठक में। अब आती है तीसरी बैठक। तीसरी बैठक, ये बैठक इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि ये बैठक होती है आपके 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 तक। और ये प्रारूप समिति की अंतिम बैठक थी। कब तक चली थी ये हुई थी आपके 26 नवंबर 1949 तक। प्रारूप समिति ने अपना प्रारूप पूर्ण रूप से प्रस्तुत कर दिया। अब इसमें किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं है। जो भी था वो सारी जानकारी दे दी थी। इसमें जो था उसमें जो 14 नवंबर 1949 को 1949 से 26 नवंबर 1949 तक चली। इसमें कुल 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर कर संविधान को पारित कर दिया। हस्ताक्षर कर संविधान को पारित किया। संविधान को पारित किया। अब ये अपना संविधान बनकर कब तैयार हुआ है? तो ये हुआ है 26 नवंबर 1949 को। कब हुआ है? 26 नवंबर 1949 को। अब जो भारतीय संविधान है उसको के निर्माण में जो कुल समय लगा है, निर्माण में समय, ये तो हालांकि बच्चे की मुख्य ज़बानी पे है, वो लगा था 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। प्रथम बैठक 14 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948। परिचय संविधान का परिचय दिया गया और प्रारूप को प्रस्तुत किया गया। दूसरी बैठक 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 को सर्वाधिक बड़ी थी। 11 महीने तक बैठक चली थी। 22 खंडों में विस्तार पूर्वक चर्चा की गई थी। उसके बाद तीसरी बैठक 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 तक 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर कर संविधान को पारित किया, और जिसके संविधान निर्माण में समय लगा था 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। ये हो गया था। अब बारी आती है कि भाई 26 नवंबर 1949 है, संविधान पारित हो गया है। अब अगर संविधान पारित हुआ तो कुछ ना कुछ तो लागू होगा। अब जो संविधान जब पारित हुआ था उस समय कुल 15 अनुच्छेद लागू कर दिए गए थे। ये एक तो होता है देखो पारित करना, एक होता है लागू करना। पारित किया संविधान सभा ने पारित कर दिया है। संविधान सभा ने पारित करके जो धरातल पर उतारा है कि भाई ये जो भारतीय संविधान की जो प्रमुख अनुच्छेद है वो सब पर लागू होते हैं, वो थे 15 अनुच्छेद। उन 15 अनुच्छेदों को लागू किया गया था। अब वो 15 अनुच्छेद कौन से हैं? तो वो 15 अनुच्छेद मैं बताता हूँ आपको जस्ट नाउ में। भारतीय जो संविधान है वो भारतीय संविधान ऐसे ही नहीं बना है। भारतीय संविधान बनाने में
कई लोगों का जो महत्वपूर्ण योगदान है वो रहा है। अब देखते हैं कि 26 नवंबर 1949 को कुल कितने अनुच्छेद लागू हुए। तो मैं लिख देता हूँ अनुच्छेद लागू, अनुच्छेद लागू कब? तो अनुच्छेद लागू हुए आपके 26 नवंबर को। और कितने अनुच्छेद लागू हुए? तो 15 अनुच्छेद, 15 अनुच्छेद लागू हुए थे। अब ये 15 अनुच्छेद कौन कौन से हैं? तो ये 15 अनुच्छेद आप साथ साथ में गिन सकते हैं। अनुच्छेद 5, अनुच्छेद 6, अनुच्छेद 7, अनुच्छेद 8 और अनुच्छेद 9 किससे संबंधित है? तो नागरिकता। उसके बाद आता है अनुच्छेद 60। 60 में क्या है? 60 में है राष्ट्रपति की शपथ, राष्ट्रपति की शपथ। 60 के बाद आता है आपके 324 निर्वाचन आयोग। अब निर्वाचन आयोग की आवश्यकता सबसे प्रमुख इसीलिए पड़ी क्योंकि जो प्रथम आम चुनाव हुए तो 1952 में, उसके लिए निर्वाचन आयोग की अनिवार्यता थी। 324 हो गया। उसके बाद आता है आपके 366, 367, 389, 380, 388, 391, 392, 393। अभी गिन लेते हैं अपने 15 हुए कि नहीं हुए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15। अपने 15 के 15 अनुच्छेद हो गए। एक और अनुच्छेद है, हालांकि कई जो राजनीतिक जो राजव्यवस्था के विद्वान है वो मानते हैं कि 16 अनुच्छेद थे, लेकिन 16 अनुच्छेद नहीं थे। यहाँ पर एक अनुच्छेद था 394। उस 394 में ये लिखा गया था कि 26 नवंबर 1949 को निम्न, उसमें लिखा था निम्न, या मैं लिख देता उपरोक्त 15 अनुच्छेद जोड़े, अनुच्छेद 15 अनुच्छेद लागू होंगे, जोड़े के लागू होंगे। इस बात का उल्लेख करता है अनुच्छेद 394। ये हो गया आपके 15 अनुच्छेद जो 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान के निर्माण के साथ ही लागू कर दिए थे, जिनका उल्लेख मिलता है अनुच्छेद 394 में, जिसमें लिखा हुआ कि 26 नवंबर 1949 को उपरोक्त 15 अनुच्छेद लागू होंगे। ये थे आपके 15 अनुच्छेद। उसके बाद जो समय लगा था वो मैंने आपको बता दिया कि 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। अब 2 वर्ष 11 माह 18 दिन कैसे होते हैं तो मैं बताता हूँ। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी आपके 9 दिसंबर 1946 को, और जो अंतिम बैठक है वो हुई थी आपके 24 जनवरी 1950 को। ये जो प्रमुख बैठक थी, प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 और अंतिम बैठक थी 26 जनवरी 1950 को। ये जो कार्यकाल था ये था 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था। अब देखते हैं कि जो 1947 में 15 अगस्त 1947 को जो भारत आज़ाद हुआ था, भारत अकेला आज़ाद नहीं हुआ था, भारत के साथ एक और राष्ट्र बना था पाकिस्तान। तो उस समय तत्कालीन सभा में संविधान सभा में कुल 384 सदस्य थे। अब पाकिस्तान अलग हुआ है, तो पाकिस्तान अलग हुआ तो कई आवश्यक संशोधन भी होंगे, आवश्यक परिवर्तन भी होंगे। और वो परिवर्तन कौन से थे? वो परिवर्तन थे ये, लिखता हूँ मैं, 15 अगस्त 1947 संविधान सभा में बदलाव, संविधान सभा में परिवर्तन। प्रमुख परिवर्तन कौन से थे? पहला परिवर्तन यह था कि जो संविधान सभा में 384 सदस्य थे, उन 384 सदस्यों की संख्या घटकर 299 रह गई। 384 सदस्यों की संख्या घटकर 299 रह गई। दूसरा,
संविधान सभा ने निभाई दोहरी भूमिका। दोहरी भूमिका कैसे? एक भूमिका संविधान का निर्माण करना, और दूसरी जो भूमिका थी वो थी विधायिका के रूप में कार्य करना। विधायिका के रूप में कार्य करना। विधायिका के रूप में कब तक कार्य किया था? तो 1952 तक, जब तक प्रथम आम चुनाव नहीं हुए थे तब तक विधायिका के रूप में कार्य किया था। 1952 में कार्य हो गए। अब जो विधायिका थी, जो विधायिका के रूप में कार्य किया था, उसके विधायिका के अध्यक्ष बने थे जीवी मावलकर। विधायिका के अध्यक्ष कौन बने थे? जीवी मावलकर। अब जीवी मावलकर कौन है? तो जीवी मावलकर का अभी नाम आया था। जीवी मावलकर को अध्यक्ष बनाया गया था जो संविधान सभा थी। तो संविधान सभा के गतिविधियों की जांच है तो जो समिति बनाई गई थी उस समिति के अध्यक्ष भी बने थे जीवी मावलकर। ये दो प्रमुख परिवर्तन हुए। और तीसरा और महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ, संविधान सभा संप्रभु बनी। क्या बनी? संविधान सभा संप्रभु बनी। क्या बनी? संप्रभु बनी। संप्रभु कैसे बनी? तो संप्रभु बनने का प्रमुख कारण था, अब जो कैबिनेट मिशन था 1946 में आया था, कैबिनेट मिशन के नियमों से मुक्ति। यानी कि अब संविधान सभा पर कैबिनेट मिशन का किसी भी प्रकार का कोई अधिकार नहीं है, अर्थात संविधान सभा जो हो गई है अपने संप्रभु हो गई है। अब संविधान सभा जब संप्रभु हो गई है तो इसमें एक बात और देखते हैं कि राजस्थान है, तो राजस्थान से भी कुछ सदस्य शामिल हुए थे। 15 अगस्त 1947 को संविधान सभा संप्रभु बन गई है। 1952 तक विधायिका के रूप में भी कार्य करते हैं। विधायिका के रूप में कार्य किया तो विधायिका के अध्यक्ष भी, विधायिका है तो विधायिका के अध्यक्ष भी होंगे। अध्यक्ष बना दिया गया जीवी मावलकर को। अब बारी आती है कि संविधान सभा में राजस्थान से सदस्य अब राजस्थान से जो सदस्य है वो लगभग 13 जने थे जो राजस्थान से थे। सबसे पहले देखते हैं जयपुर से 2 सदस्य थे। एक तो थे आपके जो सबसे जो सर्व प्रमुख थे वो थे वीटी कृष्णामाचारी, और दूसरे थे तत्कालीन समय में जो प्रमुख नेता थे वो थे हीरालाल शास्त्री जी थे। हीरालाल शास्त्री। जयपुर के बाद रियासत देखते हैं अपने जोधपुर से भी 2 थे। एक तो थे अपने जय नारायण व्यास और दूसरे थे आपके प्रथम जो सिविल जो अधिकारी थे जो मुख्यमंत्री बने थे वो थे CS वेंकटाचार्य। उसके बाद बारी आती है आपके उदयपुर की। उदयपुर से भी 2 व्यक्ति थे। एक तो थे बलवंत सिंह मेहता और बलवंत सिंह मेहता के अलावा एक और व्यक्ति थे माणिक्यलाल वर्मा जी, जो आप जब प्रजामंडल आंदोलन पढ़ते हो उसमें इनका नाम प्रमुख रूप से देखते हो। उसके बाद रियासत आती है आपके भरतपुर से थे आपके सरदार सिंह। उसके बाद रियासत आती है आपके शाहपुरा भीलवाड़ा से थे आपके गोकुललाल असावा। ये जो प्रमुख रियासतें हो गई, गोकुललाल असावा हो गए शाहपुरा भीलवाड़ा से। उसके बाद आपके जो एक केंद्र शासित प्रदेश था अजमेर मेरवाड़ा।
अजमेर मेरवाड़ से थे आपके मुकुट बिहारी भार्गव। मुकुट बिहारी भार्गव। मुकुट बिहारी भार्गव के बाद जो आपकी रियासत आती है वो आती है बीकानेर, जहाँ से थे जसवंत सिंह। बीकानेर से आते हैं आपके जसवंत सिंह। इसके अतिरिक्त अपने एक रियासत बचती है, वो है खेतड़ी। खेतड़ी से थे आपके राय बहादुर। खेतड़ी, खेतड़ी से थे आपके राय बहादुर। ये प्रमुख सदस्य थे जो यहाँ पर गए थे संविधान सभा में। जयपुर से थे कृष्णामाचारी, हीरालाल शास्त्री। जोधपुर से थे आपके जयेंद्र व्यास, CS वेंकटाचर। उदयपुर से थे आपके बलवंत सिंह मेहता, माणिक्यलाल वर्मा। भरतपुर से थे आपके सरदार सिंह। शाहपुरा भीलवाड़ा से गोकुलाल सभा। अजमेर मेरवाड़ से थे मुकुट बिहारी भार्गव। बीकानेर से थे आपके जसवंत सिंह और खेतड़ी से थे आपके राय बहादुर। ये हो गए आपके प्रमुख 11 व्यक्ति। और उनके बाद 2 और रियासतें थी जहाँ से आए थे। वो रियासत थी आपके कोटा और अलवर। जयपुर से 2 VT कृष्णामाचारी, हीरालाल शास्त्री। जोधपुर से 2 जयेंद्र व्यास और CS वेंकटाचारी। उदयपुर से 2 बलवंत सिंह मेहता और माणिक्यलाल वर्मा। अब बात है एक एक का नियम। भरतपुर से थे सरदार सिंह। शाहपुरा भीलवाड़ा से थे गोकुलाल सभा, जिन्होंने शाहपुरा प्रजामंडल की स्थापना की थी। आपके अजमेर मेरवाड़ जो क्षेत्र था, जो केंद्र शासित प्रदेश था, उससे थे जो थे वो थे आपके मुकुट बिहारी भार्गव। बीकानेर से थे आपके जसवंत सिंह। खेतड़ी से थे आपके राय बहादुर। कोटा से थे आपके दलेल सिंह हाड़ा और अलवर से थे आपके रामचंद्र उपाध्याय। मैं यही लिख देता हूँ। कोटा में हाड़ा वंश है। कोटा, कोटा से थे आपके दलेल सिंह हाड़ा। दलेल सिंह हाड़ा। और उसके बाद आपके बचता है 9 नंबर पर अलवर। अलवर से थे आपके उपाध्याय महोदय, रामचंद्र उपाध्याय। रामचंद्र उपाध्याय। ये थे आपके संविधान सभा में राजस्थान के सदस्य। राजस्थान के सदस्य हो गए संविधान सभा में। जयपुर से 2, जोधपुर से 2, उदयपुर से 2, भरतपुर से 1, शाहपुरा भीलवाड़ा से 1, अजमेर मेरवाड़ा से 1, बीकानेर से 1, खेतड़ी से 1, कोटा से 1 और अलवर से 1। आपके जो प्रमुख रियासतें थी, सारी की सारी रियासतों से एक एक सदस्य चुनकर गया था। उसके बाद आता है आपकी संविधान सभा के जो प्रमुख निर्णय हैं वो देख लेते हैं। और संविधान सभा के निर्णय के साथ ही अपनी क्लास हो जाएगी आज की समाप्त। संविधान सभा के प्रमुख निर्णय देखते हैं। संविधान सभा के निर्णय क्या देखे जाएंगे? तो संविधान सभा के निर्णय ये देखे जाएंगे कि जो आज वर्तमान में आप जो भारत का जो संविधान में जो ध्वज देख रहे हैं ना, भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज देख रहे हैं, जो जिसकी रक्षा के लिए सेना पर बॉर्डर पर अपनी जवान है, जो सेना है वो तैनात की गई है। और जो आंतरिक जो क्षेत्र है उसमें भी देखा जा रहा है कि यदि कोई तिरंगा झंडा है किसी के हाथ में और अगर वो गिर रहा है तो प्रत्येक व्यक्ति ये चाहेगा कि उसे हम रोकें, गिरने नहीं दें। उसके बाद आता है आपके जो जिसका दिल के साथ जुड़ा हो जाता था कि मैं राष्ट्र ध्वज की बात कर रहा हूँ और क्या बोलता है मारवाड़ में दाना उपड़ा है, वो बात है कि राष्ट्रगान सुनते ही अपने अंदर एक नया जोश, नई एनर्जी, नई उमंग, नई ऊर्जा आ जाती है। और जैसे ही राष्ट्र ध्वज हम सुनते हैं, हम जहाँ हैं वहीं इस तरह होने का प्रयास करते हैं कि भाई राष्ट्र ध्वज इसका सम्मान किया जाए, सावधान की स्थिति में होगा। सबसे पहले समय आता है आपके 22 जुलाई 1947 का। कब का? 22 जुलाई 1947। मैंने 22 जुलाई 1947 क्यों लिया? 22 जुलाई 1947 को क्या विशेष बात है? तो 22 जुलाई 1947 को विशेष बात यह है कि 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश गवर्नमेंट की एक बैठक होती है। ब्रिटिश सरकार की बैठक कब होती है? तो ये बैठक होती है आपके 4 जुलाई 1947 को। वो निर्णय देती है 18 जुलाई को। 18 जुलाई को एक निर्णय देती है। 18 जुलाई को निर्णय दिया कि भारत को 15 अगस्त 1947 को आज़ाद किया जाएगा। 18 जुलाई को निर्णय या एक फैसला को 18 जुलाई 1947 को एक निर्णय लिया गया कि भारत को 15 अगस्त
1947 को आज़ाद किया जाएगा। भारत को आज़ाद कब किया जाएगा? तो 15 अगस्त 1947 को। ये डेट उन्होंने कब घोषित की? ये डेट घोषित की 15 जुलाई 1947 को घोषणा की, निर्णय ले लिया, घोषणा की, घोषणा की 15 जुलाई। उन्होंने 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश सरकार की बैठक होती है। 18 जुलाई 1947 को एक घोषणा की कि भारत को 15 अगस्त 1947 को आज़ाद किया जाएगा। जैसे ये घोषणा होती है 18 जुलाई को, उसके तुरंत अगले 4 दिनों बाद एक फैसला आता है और निर्णय लिया जाता है कि राष्ट्रीय ध्वज का निर्माण किया गया। 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया। राष्ट्र ध्वज अपनाया गया। अब पूछा जाए कि राष्ट्र ध्वज को कब अपनाया गया, तो 22 जुलाई 1947 को। उसके बाद एक डेट आती है वो आती है 13 मई 1949। कौन से दिनांक आती है? 13 मई 1949। इस दिन भारत ब्रिटिश राष्ट्रमंडल का सदस्य बना। ब्रिटिश राष्ट्रमंडल का सदस्य बना। भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य कब बना? तो 13 मई 1949 को। अब ये राष्ट्रमंडल क्या है? ये जो राष्ट्रमंडल शब्द है, ये राष्ट्रमंडल क्या है? ये राष्ट्रमंडल वो है कि जो ब्रिटिश जो ब्रिटेन जो राष्ट्र था, ब्रिटेन के जितने भी औपनिवेशिक जो राष्ट्र थे, जितने भी उपनिवेश थे, उन उपनिवेशों को एक मंडल बनाया गया और उन उपनिवेशों को एक संगठन के रूप में लाया गया कि भाई ये जितने भी ब्रिटिश सरकार के उपनिवेश थे उन शब्द को एक सूत्र में बांधा गया, एक मंडल का गठन किया गया और उस मंडल को कहा गया राष्ट्रमंडल। इस राष्ट्रमंडल में कई प्रकार के खेल होते हैं, कई प्रकार की वायुयान प्रशिक्षण वगैरह सारे कार्यक्रम होते हैं, ये एयर राइफल वगैरह वर्तमान समय में होते हैं। लेकिन तत्कालीन समय में राष्ट्रमंडल का मतलब था कि ब्रिटेन के जो उपनिवेश है वो राष्ट्रमंडल के सदस्य थे। उसके बाद समय आता है 24 जनवरी 1950। 24 जनवरी 1950 को क्या हुआ? तो 24 जनवरी 1950 को मैंने अभी थोड़ी देर यहाँ लिख के बताया था कि संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी और अंतिम बैठक में भारत का राष्ट्रपति चुना गया। भारत का राष्ट्रपति चुना गया। किसे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन बने थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उसके बाद राष्ट्रगान रविंद्रनाथ टैगोर। राष्ट्रगीत बंकिम चंद्र चटर्जी। राष्ट्रगीत जिसका लेखन बंकिम चंद्र चटर्जी ने किया था। राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को संविधान में स्वीकृति दी गई कि भाई भारत का जो राष्ट्रगान है और राष्ट्रगीत है वो स्वीकार किया जाता है। ये थी आपके प्रमुख विशेष बात। और इसी के साथ एक और बात थी कि संविधान सभा विधायिका के रूप में कार्य करेगी। संविधान सभा विधायिका के रूप में कार्य करेगी। विधायिका के रूप में कार्य करेगी। अब केवल इसका काम था विधायिका के रूप में कार्य करना, जो 1952 तक उसने किया था, प्रथम आम चुनाव तक। अब 24 जनवरी 1950 क्यों इम्पोर्टेंट था? क्योंकि 24 जनवरी 1950 को भारत का राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया। संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई। संविधान सभा की अंतिम बैठक के बाद अब संविधान सभा विधायिका के रूप में कार्य करना प्रारंभ कर दिया, जिसने 1952 तक विधायिका के रूप में कार्य किया। राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को 24 जनवरी 1950 को अपना लिया गया। ये थी आपके 22 जुलाई 1947, 13 मई 1949 और 24 जनवरी 1950 को। इन बातों में कन्फ्यूज नहीं होना है कि राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत कब कब अपनाया गया। और राष्ट्रपति जो प्रथम संवैधानिक रूप से प्रथम भारत का नागरिक वही होता है। जनगणना की जाती है तो प्रथम जो नागरिक के रूप में गिना जाता है वो गिना जाता है भारत का राष्ट्रपति। ये थी अपना जो भारत की जो संविधान सभा थी। अब संविधान सभा के साथ ही आज की क्लास को हम समाप्त विराम लेंगे
और कल हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान के स्रोत। संविधान सभा की जो जानकारी थी मैंने दी है, उसमें यदि आपको किसी भी प्रकार की कोई कमी लगी या आपको किसी भी प्रकार का लगा कि ये टॉपिक छूट गया है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और कमेंट के साथ साथ मैं आपसे एक गुजारिश करूंगा कि आप इस जो यूट्यूब चैनल है, जो यूट्यूब चैनल की जो क्लासें है, ये क्लासें मैं निःशुल्क बिना किसी शुल्क के आपको यूट्यूब के माध्यम से प्रत्येक छात्र तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। जो ज्ञान मेरे पास है मैं उस ज्ञान को आपको मुफ्त दे रहा हूं। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक इसको शेयर करें, ताकि आपके जितने भी दोस्त हैं जो शिक्षा से जुड़े हुए हैं, जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उनको ये काम आ सके। और आज की क्लास से हम अभी विराम ले रहे हैं। धन्यवाद। जय हिंद।